नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर 2020-21 कक्षा 12वीं विषय बही खाता एवं लेखा शास्त्र असाइनमेंट तृतीय माह नवंबर के प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो को बनाने का हमारा यह उद्देश्य है कि जिन बच्चों के पास पाठ्य सामग्री या शिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं है और वे बच्चे अपने शिक्षकों से संपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो बनाया गया है ताकि वह इस वीडियो को देखकर अपने असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर हल कर सके और समझ के अपने हिसाब से इस प्रश्नों के उत्तर हल कर सके। चलिए बच्चे, प्रारंभ करते हैं कक्षा 12वीं के नवंबर माह के लेखा शास्त्र और बही खाता अकाउंट्स का असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न था, फर्म से कोई साझेदार कब निवृत्त हो सकता है? साझेदारों की निवृत्ति का फर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस प्रश्न का उत्तर है, जब किसी फर्म का कोई साझेदार फर्म से अलग या उससे फर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है तो उसे साझेदार का अवकाश ग्रहण या साझेदार का निवृत्ति कहा जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो फर्म से साझेदार का अलग होना साझेदार का निवृत्ति कहलाता है। अब मैं आप लोगों को यह बता दूं कि फर्म से साझेदार कब निवृत्त या अवकाश ग्रहण करते हैं। तो उसके कारण है साझेदारों के निवृत्त होने के कारण। पहला कारण है साझेदार का दिवालिया हो जाना। दिवालिया हो जाने का मतलब ये होता है बच्चों कि उसकी व्यय और हानि जो होती है वह आय और लाभ से अधिक हो जाती है। मतलब साझेदार की संपत्ति से अधिक उसका ऋण हो जाना पर साझेदार का दिवालिया हो जाता है। दूसरा कारण है साझेदारों के बीच मतभेद हो जाना। हम सभी को मालूम है कि दो या दो से अधिक साझेदारी फर्म होती है जिसके अंतर्गत विभिन्न साझेदार होते हैं। यदि साझेदारों के बीच यदि किसी तरह का मतभेद हो जाता है तो भी फर्म का समाप्ति या साझेदारों का अवकाश या निवृत्ति हो जाती है। तीसरा प्रमुख कारण है साझेदार के मृत्यु हो जाना पे भी साझेदार का अलग या निवृत्त हो जाता है। चौथा कारण है साझेदारों के अस्वस्थ हो जाने के कारण से वह साझेदारी फर्म में अपनी भूमिका नहीं निभा पाता, इसलिए साझेदार का निवृत्त होना या अवकाश कहलाता है। अन्य कारण भी हो सकते हैं जैसे कोर्ट या न्यायालय द्वारा साझेदारी का अंत करना। इस प्रकार साझेदारों के निवृत्त या अवकाश ग्रहण करने से फर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उपरोक्त कारणों से साझेदारों का निवृत्त या अवकाश ग्रहण होता है। इससे फर्म पर प्रभाव यह पड़ता है कि साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है या साझेदारी समाप्त हो जाती है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है बच्चों, इसे सुधार लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है प्रैक्टिकल प्रश्न है। इसके अंतर्गत प्रश्न यह दिया गया था, ए, बी और सी एक फर्म के साझेदार हैं जो लाभ हानि का विभाजन 5:4:3 में करते हैं। बी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। ए और सी अपना नया अनुपात 3:2 रखते हैं। ए और सी का लाभ प्राप्ति अनुपात बताइए। तो इस प्रश्न का हल है बच्चों, नया अनुपात का सूत्र है, मैं आप लोगों को बता दूं, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। अब प्रश्न के अनुसार बी ने फर्म से अवकाश ग्रहण कर लिया तो ए का जो पुराना अनुपात है वह है 3/5 माइनस नया जो अनुपात बनाया गया है ए और सी का वह है 3:2 है तो 3/5 हो गया ए का। और पुराना अनुपात था 5/12, 5:4:3 का करेंगे तो 5 ए का था, 4 बी का था, 3 सी का था और तीनों को जोड़ेंगे तो 12 होगा। तो यह इस प्रकार से यह हुआ। इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो यह आएगा 60 आएगा, 30/60 माइनस 25/60। तो इसको बराबर करेंगे तो 11/60 आ जाएगा। इसी प्रकार सी का करेंगे, इसका नया अनुपात 2/5 है, माइनस करेंगे 3/12 तो यह हो जाएगा 24/60 माइनस 15/60। तो इसको घटाने पर आएगा 9/60। इस प्रकार से ए और सी का अनुपात हुआ 11/60 अनुपात 9/60। तो इस प्रकार ए और सी का अंश और हर के आधार पर 11:9 होगा नया अनुपात, जिस आधार पे यह अपने लाभ का विभाजन करेंगे ए और सी। अगला प्रश्न है बच्चों, आप लोगों के असाइनमेंट में पता चल रहा होगा, यह प्रश्न दिया हुआ है, ए, बी और सी एक फर्म के साझेदार हैं जो लाभ हानि 3:2 के अनुपात में करते हैं। 31 दिसंबर 2018 को उनका चिट्ठा या बैलेंस शीट निम्नानुसार है। दायित्व राशि ये सब दिया हुआ है, इसे पढ़ लीजिएगा। इसका हल इस प्रकार से है। सबसे पहले लाभ हानि समायोजन खाता बनाने के लिए बोला गया है, तो हमने पहला बनाया हुआ है लाभ हानि समायोजन खाता।
31 दिसंबर 2018 समाप्त होने वाले वर्ष के लिए यह लिखना अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। तो लाभानी समायोजन खाते के अंतर्गत विवरण राशि दिया गया है। ऋण से वसूली 450 रुपये, माल का अवमूल्यन 350 रुपये, मशीनरी का अवमूल्यन 600 रुपये, भवन क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है भवन 1100 रुपये, साझेदारों की पूंजी खाते से ए को 150 रुपये, बी को 100 रुपये और सी को 50 रुपये। इस प्रकार से जो अंतर आ रहा है 300 रुपये, उसको हम लोगों ने 3:2:1 में बांटा है। वर्किंग नोट के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं, जैसे ऋण की वसूली के अंतर्गत तो ऋण की वसूली देनदारों पे बनाई जाती है। तो कुल देनदार 9,000 रुपये के थे, उन पे 5% का उन पे संचय करना था, तो 9 का 5% निकालेंगे तो 450 होगा, आपको दिख रहा होगा। दूसरे पॉइंट में माल का ह्रास बताया गया है। माल का ह्रास 5% के लिए बोला गया है। माल की वैल्यू 7,000 रुपये है, उसका 5% निकालेंगे तो 350 रुपये आएगा। इसी प्रकार तीसरा है मशीनरी का अवमूल्यन या ह्रास निकालना था 10%। मशीनरी का मूल्य चिट्ठे के में 6,000 रुपये दिया गया है, 6,000 का 10% निकालेंगे तो वह 600 आएगा। इसी प्रकार भवन के मूल्य में कमी करनी थी, 15,100 रुपये का भवन है और उसे 14,000 में करना था, तो यह 11,000 रुपये का अंतर राशि आएगी। इसी प्रकार जो साझेदारों में पूंजी खाते के अंतर्गत बांटा गया है हानि को, वह है 3:2:1 का। तो कुल हानि हमें हो रही है 300 रुपये की। 300 रुपये को हम 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं, तो ए के खाते में 150 रुपये, बी के खाते में 100 रुपये और सी के खाते में 50 रुपये आते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हमें साझेदारों का पूंजी खाता बनाने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम शेष लाया गया करेंगे, जो 10,000 10,000 10,000 है तीनों के खाते में, वह पूंजी चिट्ठे में दिया हुआ है, उसे लेके आएंगे। उसके बाद संचय खाता, जो संचय पूंजी है, उसको 3:2:1 में बांटा गया है। कुल संचय 6,000 का था, तो 3:2:1 के अनुपात में बांटने पे यह राशि आएगी 3,000, 2,000 और 1,000। इस प्रकार वसूली खाते से या लाभ हानि समायोजन खाते से जो हानि हुई है उसे ए के खाते में 150 रुपये लिखा हुआ है, बी के खाते में 100 रुपये और सी के खाते में 50 रुपये हस्तांतरित करेंगे। इस प्रकार दोनों की अंतर राशि को सी का ऋण खाते के अंतर्गत 10,950 आता है और ए और बी के खाते में 12,850 और 11,900 रुपये आता है। इस प्रकार से अब सी के अवकाश ग्रहण करने के बाद साझेदारों का पूंजी खाता यह होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका बारीकी से अध्ययन कर लीजिएगा। एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा कि लाभानी समायोजन खाता जो बनाया जाता है वह समायोजनों के लिए बनाया जाता है। तो इस प्रश्न के अंतर्गत 4 समायोजन दिए गए हैं। इस प्रकार सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, लाभानी समायोजन खाता के अंतर्गत संयंत्र का 150 रुपये, ऋण के संचय 650 रुपये, स्कंद 1700 रुपये और साझेदारों के जो खाते में हस्तांतरित हुए हैं कुल 900 रुपये, उसको हम लोग 3:2:1 में बांट रहे हैं, जिसके आधार पर हमें यह पता चल रहा है कि उन्हें 450 रुपये, 300 रुपये और 150 रुपये में आ रहा है। इस प्रकार वर्किंग नोट में और विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। संयंत्र का पर 5% का ह्रास लगाना था, तो चिट्ठे में संयंत्र का मूल्य 3,000 रुपये दिया हुआ है, तो 3,000 का 5% निकालेंगे तो 150 रुपये आएगा। इसी प्रकार संयंत्र में स्कंध में वृद्धि करने के लिए बोला गया है 10% का, तो स्कंध कुल वैल्यू उसकी बता रही है 1,700 रुपये बताई जा रही है, तो इसमें वृद्धि करने पे 1,700 रुपये आ जाएगा। 17,000 है बच्चे, उससे 1,700 कर लेंगे। संचय 5% का करने के लिए बोला गया है, तो देनदारों की जो चिट्ठे में दिया गया है जानकारी वह 13,000 रुपये है। 13,000 का 5% निकालेंगे तो 13 का 5% निकालने पे 650 रुपये आते हैं। इसी प्रकार यह जो लाभ हो रहा है साझेदारों को, उसको हम 1/2:1/3/1/6 में बांटेंगे। इस प्रकार से इन तीनों का लघुत्तम निकालते हैं तो 6 आता है, और इसे जो भिन्न में दिया गया है उसे हम संख्यात्मक रूप से विस्तृत रूप से करते हैं तो 3:2:1 आता है। इस प्रकार जो लाभ की राशि है 900 रुपये को, उसको बांटने पर ए को 450 रुपये, बी को 300 रुपये और सी को 150 रुपये की वितरण होता है। इसी प्रकार हमारे द्वारा साझेदारों का पूंजी खाता बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले शेष लाया गया होता है, जो चिट्ठे में ए के कॉलम में 20,000 रुपये, बी के द्वारा 10,000 रुपये और सी के द्वारा 10,000 रुपये दिया गया है।
इसी प्रकार संचय का वितरण किया गया है 3:2:1 में, तो वह 6,000, 4,000 और 2,000 रुपये आता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं विकलन समय के पक्ष में, तो जो सी की पूंजी खाते में जो आ रहा है वो 1,200 रुपये और 800 रुपये ए और बी के कॉलम में आ रहा है, जो ए और बी के खाते से हस्तांतरित हुए हैं। रोकड़ खाते के रूप में जो कुल राशि को समाकलन पक्ष को टोटल करते हैं, तो सी के कॉलम में 14,150, बी के कॉलम में 14,300 और ए के कॉलम में 26,450 आता है। इन दोनों के अंतर से ए के कॉलम में 25,250 रुपये और बी के कॉलम में 13,500 रुपये को शेष ले जाया गया के अंतर्गत आता है। वर्किंग नोट में यह बताया गया है कि कुल संचय की राशि जो 1,200 रुपये थी उसे 3:2 में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत ए के पास 6,000 रुपये, बी के पास 4,000 रुपये और सी के पास 2,000 रुपये का वितरण किया गया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए तथा इस चैनल की जानकारी अन्य लोगों तक भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।